प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्वामी विवेकानंद की जयंती पर कर्नाटक के हुबली धारवाड़ में किया राष्ट्रीय युवा महोत्सव का शुभारंभ। कहा, युवा शक्ति के सपने देश की तय करते हैं दिशा। स्वामी विवेकानंद को बताया युवाओं के लिए प्रेरणा स्रोत। प्रधानमंत्री ने वैश्विक मुद्दों को हल करने में संयुक्त राष्ट्र जैसे अंतर्राष्ट्रीय संगठनों की भूमिका पर दिया बल। भारत की मेजबानी में 2 दिवसीय वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ समिट को किया संबोधित। कहा, सुधार और प्रगति को शामिल किया जाना जरूरी। केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह ने जोशीमठ की मौजूदा हालात की समीक्षा के लिए उच्च स्तरीय बैठक की। बैठक में केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव, नितिन गडकरी, आर.के. सिंह और गजेंद्र शेखावत भी हुए शामिल। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा, उत्तराखंड की सरकार जोशीमठ पर समाधान निकालने का कर रही है प्रयास। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद कर रहे हैं इसकी निगरानी। दिल्ली सरकार के डायरेक्टरेट ऑफ इंफॉर्मेशन एंड पब्लिसिटी ने आम आदमी पार्टी को थमाया नोटिस। अगले 10 दिन में करीब 164 करोड़ रुपए के विज्ञापन का रिकवरी नोटिस। रिकवरी न होने पर पार्टी की संपत्ति कुर्क करने की संभावना। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दुनिया के सबसे लंबे गंगा विलास क्रूज को वाराणसी से डिब्रूगढ़ के लिए कल हरी झंडी दिखाकर करेंगे रवाना। वाराणसी में आज भव्य सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन। और कोलकाता वनडे में श्रीलंका के बाद भारतीय बल्लेबाजी भी लड़खड़ाई। 216 रन के लक्ष्य का पीछा करते हुए रोहित, शुभमन, विराट लौटे पवेलियन। नमस्कार, मैं हूं अश्विनी कुमार मिश्र। देखते हैं खबरों को विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कर्नाटक के हुबली में 26वें राष्ट्रीय युवा महोत्सव का उद्घाटन किया। 2012 से लेकर 16 जनवरी तक आयोजित इस महोत्सव की थीम विकसित युवा विकसित भारत है। अपने संबोधन में प्रधानमंत्री ने कहा कि साल 2023 में राष्ट्रीय युवा दिवस का यह दिन बेहद विशेष है। उन्होंने कहा कि युवा शक्ति की आकांक्षाएं भारत की मंजिल तय करती हैं। युवा शक्ति का यही जुनून भारत का रास्ता तय करता है और युवा बने रहने का मतलब अपनी सोच, मेहनत, आकांक्षाओं और लगन में युवा होना है। 21वीं सदी के जिस पड़ाव पर हम भारतीय पहुंचे हैं, हमारा भारत पहुंचा है, वो उपयुक्त समय सदियों के बाद आया है। और इसकी सबसे बड़ी वजह है भारत का ये युवा सामर्थ्य, ये युवा शक्ति। आज भारत एक युवा देश है। दुनिया की बड़ी युवा आबादी हमारे देश में है, हिंदुस्तान में है। युवा शक्ति is the driving force of India's journey. The next 25 years are important for building the nation. Yuva Shakti's dreams decide India's direction. Yuva Shakti's aspirations decide India's destination. Yuva Shakti's passion decides India's path. To harness the Yuva Shakti, we need to be young with our thoughts, with our efforts. राष्ट्रीय युवा महोत्सव को संबोधित करते हुए केंद्रीय मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने कहा कि दुनिया भर में जो अवसर पहले नहीं मिले, G20 की अध्यक्षता का वो अवसर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में मिला है। साथ ही उन्होंने कहा कि Y20 के जरिए युवाओं की भागीदारी और सोच को हम दुनिया के सामने ले जाएंगे।
साथियों, भारत के लिए गौरव की बात है कि दुनिया भर में जो हमें पहले अवसर ना मिला, G20 की प्रेसिडेंसी भी प्रधानमंत्री मोदी जी की वजह से भारत को मिली है। इसके लिए भी हम भारत की ओर से प्रधानमंत्री जी का बहुत बहुत आभार प्रकट। Y20 में भी वाई टॉक्स हो, वाई वॉक हो, युवाओं के बीच में हर जिला में, हर कॉलेज में जाने का हम काम करेंगे। युवाओं की भागीदारी और सोच को भी दुनिया तक ले जाने का काम करेंगे। 26वां राष्ट्रीय युवा महोत्सव प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसका शुभारंभ किया और इस युवा महोत्सव की थीम है विकसित युवा विकसित भारत। केंद्रीय मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में G20 की अध्यक्षता का सौभाग्य मिला है और हम युवा सोच को पूरी दुनिया के सामने ले जाएंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ समिट का वर्चुअल माध्यम से शुभारंभ किया। उद्घाटन सत्र में कई देशों के नेता वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए शामिल हुए। भारत की मेजबानी में हो रहे इस 2 दिवसीय वर्चुअल सम्मेलन का विषय एक स्वर में साझा उद्देश्य की अभिव्यक्ति है। यह पहल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास और भारत के वसुधैव कुटुंबकम के सिद्धांत से प्रेरित है। अपने संबोधन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वैश्विक दक्षिण के महत्व को रेखांकित करते हुए अंतर्राष्ट्रीय नीति निर्णयों में इसकी अधिक भागीदारी पर बल दिया। विकासशील देशों के हितों की पैरवी और उन्हें साझा मंच उपलब्ध कराने की दिशा में बड़ा कदम उठाते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ समिट का शुभारंभ किया। नमस्कार। वर्चुअल माध्यम से हो रहे इस 2 दिवसीय सम्मेलन का विषय एक स्वर में साझा उद्देश्य की अभिव्यक्ति है। उद्घाटन सत्र में बांग्लादेश, उज्बेकिस्तान और थाईलैंड सहित 10 देशों के नेता वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग द्वारा जुड़े। अपने आरंभिक वक्तव्य में पीएम मोदी ने वैश्विक दक्षिण के महत्व को रेखांकित करते हुए अंतर्राष्ट्रीय नीति निर्णयों में इनकी अधिक भागीदारी पर बल दिया। Most of the global challenges have not been created by the global south, but they affect us more. We have seen this in the impact of COVID pandemic, climate change, terrorism, and even the Ukraine conflict. The search for solutions also does not factor in our role of or our voice. वैश्विक दक्षिण के प्रति भारत की प्रतिबद्धता का जिक्र करते हुए पीएम मोदी ने कहा कि भारत कोरोना काल सहित हर मुश्किल समय में साथ खड़ा रहा है। पीएम ने कहा कि G20 के अध्यक्ष के तौर पर भी भारत वैश्विक दक्षिण के सरोकारों का साथ देना जारी रखेगा। As India begins its G20 presidency this year, it is natural that our aim is to amplify the voice of the global south. Together, we must attempt to redesign global political and financial governance. रिस्पॉन्ड, रिकॉग्नाइज, रिस्पेक्ट और रिफॉर्म के संयुक्त एजेंडे को अपनाने का आह्वान करते हुए पीएम मोदी ने संयुक्त राष्ट्र जैसे अंतर्राष्ट्रीय संगठनों में सुधार को जरूरी बताया। Respond to the priorities of the global south by framing an inclusive and balanced international agenda. Recognize that the principle of common but differentiated responsibilities applies to all global challenges. Respect sovereignty of all nations, rule of law, and peaceful resolution of differences and disputes. And reform international institutions, including the United Nations, to make them more relevant. पहले सत्र का समापन वक्तव्य देते हुए पीएम मोदी ने जोर देकर कहा कि वैश्विक दक्षिण को वैश्विक मुद्दों पर अपनी अलग आवाज बुलंद करनी होगी। उन्होंने व्यवस्था और हालात के चक्र पर निर्भरता से बाहर निकलने की जरूरत बताई। If we work together,
we can set the global agenda. The voice of the global south needs to set its own tone. Together, we need to escape the cycle of dependency on systems and circumstances which are not of our making. वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ समिट वैश्विक दक्षिण को अपने मुद्दों के दृष्टिकोण और प्राथमिकताओं के लिए उपलब्ध कराया गया बेहतरीन मंच है। पीएम मोदी के मंत्र सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास और भारत के वसुधैव कुटुंबकम के संदेश को ये पहल दूर तक ले जा रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। और वाराणसी में पर्यटन को नया आयाम देने के लिए टेंट सिटी का निर्माण किया गया है। इसका लोकार्पण 13 जनवरी को प्रधानमंत्री वर्चुअल माध्यम से करेंगे। शहर में बढ़ते हुए पर्यटन को ध्यान में रखते हुए टेंट सिटी का निर्माण किया गया है। हम लोग टेंट सिटी जैसा कॉन्सेप्ट फर्स्ट टाइम लेके आ रहे हैं, जिसकी शुरुआत 13 जनवरी से हो जाएगी। 13 जनवरी को वहाँ पे उद्घाटन होगा और 15 जनवरी को टेंट सिटी सबके लिए ओपन होगी। यहाँ पे कोई भी बुकिंग करा के यहाँ पे रुक सकता है और इसकी बुकिंग जो है www.nirantentsityvaranasi.com पे हो सकती है। और वाराणसी में गंगा के उस पार रेती में टेंट सिटी का निर्माण किया गया है, जिसका लोकार्पण 13 जनवरी को प्रधानमंत्री करेंगे। कैसी है खासियत इस टेंट सिटी की, पेश है ये खास रिपोर्ट। वाराणसी में गंगा के उस पार रेत में टेंट सिटी का निर्माण किया गया है। इसका लोकार्पण 13 जनवरी को प्रधानमंत्री वर्चुअली करेंगे। कैसे है यह टेंट सिटी, खास देखते हैं इस रिपोर्ट में। काशी में गंगा पार रेती में बस रही है टेंट सिटी। इसका मुख्य उद्देश्य वाराणसी में बढ़ रहे पर्यटकों की संख्या को देखते हुए ठहरने की सुविधा उपलब्ध कराना है। यह पीपीपी मॉडल पर तैयार किया जा रहा है। टेंट सिटी से काशी विश्वनाथ धाम और गंगा के घाटों के दिव्य छटा के दर्शन होंगे। यहाँ पे 10-10 हेक्टेयर के 3 प्लॉट दिए गए हैं। कुल 600 कॉटेजेस की ये क्षमता है। इसकी ऑनलाइन ऑफलाइन बुकिंग शुरू हो गई है। वाराणसी में माननीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा जब काशी विश्वनाथ धाम का उद्घाटन किया गया था तो पिछले 1 वर्ष से पर्यटकों की इतनी अधिक मात्रा वाराणसी में हो गई है। ये टेंट सिटी बेसिकली विकसित की गई है, जिसमें आवासीय सुविधाएं भी हैं, कॉन्फ्रेंस, बैंकेट, इस प्रकार के आयोजन करने के लिए भी स्पेसेस उपलब्ध कराए गए हैं। साथ ही रिक्रिएशन के प्लेस उपलब्ध कराए गए हैं। तो एक नया आयाम वाराणसी में स्थापित होने जा रहा है। शहर के उस पार बसने के कारण वाराणसी पुलिस ने भी सुरक्षा के विशेष इंतजाम किए हैं और चौकी की स्थापना भी की है। सुरक्षा के दृष्टिकोण से 2 चौकी खोली गई है, TC1 एंड TC2। उसके अतिरिक्त हमने वहाँ जल पुलिस की ड्यूटी लगाई है और फायर ब्रिगेड की एक गाड़ी वहाँ स्टेशन की है और इसके अलावा फायर ब्रिगेड की ड्यूटी है विद साजो इक्विपमेंट। 80 घाट के सामने रेती के 30 हेक्टेयर क्षेत्र में 3 श्रेणियों में बांटा गया है। इसमें 600 कॉटेज हैं जो 5 स्टार होटल की सुविधाओं से युक्त है। इसमें ठहरने की बुकिंग होना शुरू हो चुकी है, जो ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों है। हम यहाँ पे टोटल 140 यूनिट्स के साथ आ रहे हैं। अभी हमारी बुकिंग ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों माध्यमों से अब स्टार्ट है। डिफरेंट कैटेगरीज के यहाँ पे रूम है। सबसे जो टॉप कैटेगरी है हमारी गंगा दर्शन विला है। गंगा दर्शन विला में एक अच्छे स्वीट के साथ सारी आधुनिक व्यवस्थाओं का वहाँ पे ख्याल रखा गया है। टेंट सिटी को देखने के लिए शहर के कुछ लोग नाव से परिवार समेत पहुँच रहे हैं और खास तौर पर बच्चों को खूब मजा आ रहा है। यहाँ पे बहुत सुंदर टेंट्स हैं और झूले हैं, पूल है, टेंट है जैसे 5 स्टार होटल से कम नहीं है और लोगों को आना चाहिए यहाँ पे। ये बहुत सुंदर है। टेंट सिटी में जगह जगह के काशी के महान विभूतियों के चित्र लगे हैं जो आपको काशी की संस्कृति से परिचित करा रहे हैं। वहीं टेंट सिटी वाराणसी लिखा देखकर इसकी भव्यता का एहसास भी हो रहा है। यह टेंट सिटी सुकून भी देगा और शांति भी। आप योग भी कर सकते हैं और आध्यात्मिक चेतना भी ला सकते हैं गंगा के तट पर काशी में। काशी जानी ही जाती है अध्यात्म के लिए, योग के लिए, और यह टेंट सिटी उसी को रूप दे रहा है। गंगा के इस पार अध्यात्म के लिए, योग के लिए, संस्कृति के लिए। कैमरा पर्सन पूजा सिंह के साथ डॉक्टर हरकेश बहादुर सिंह गौतम, डीडी न्यूज़, टेंट सिटी, वाराणसी।
उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने दुनिया के सबसे लंबे, भव्य और शानदार गंगा विलास क्रूज योजना पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बधाई दी है। उन्होंने कहा कि आदरणीय प्रधानमंत्री 13 जनवरी को दुनिया के सबसे लंबे रिवर क्रूज गंगा विलास को हरी झंडी दिखाकर रवाना करेंगे। नए भारत की गति, शक्ति और सामर्थ्य की प्रतीक यह रिवर क्रूज यात्रा एक भारत श्रेष्ठ भारत में एकात्मता के नए अध्याय जोड़ेगी। प्रधानमंत्री और वाराणसी के लोकप्रिय सांसद आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी के कर कमलों से गंगा विलास क्रूज सेवा का शुभारंभ हो रहा है। गंगा विलास क्रूज सेवा के संचालन से स्थानीय समुदायों पर सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। यह पहल पर्यटन एवं सांस्कृतिक गतिविधियों को प्रोत्साहित करने के साथ साथ रोजगार के नए अवसर सृजित करेगी, स्थानीय उत्पादों एवं हस्तशिल्पों को बढ़ावा देगी। इस प्रकार यह क्रूज सेवा माननीय प्रधानमंत्री जी की मंशा के अनुरूप अर्थगंगा की परिकल्पना को साकार करने में उपयोगी सिद्ध होगी। आज़ादी के अमृत महोत्सव वर्ष में गंगा विलास क्रूज सेवा का संचालन माननीय प्रधानमंत्री जी के एक भारत श्रेष्ठ भारत की संकल्पना को भी एक नई ऊंचाई प्रदान करेगा। श्री काशी विश्वनाथ धाम बनने से वाराणसी में पर्यटकों और श्रद्धालुओं की संख्या कई गुना बढ़ी है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी के कुशल मार्गदर्शन में राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 1 प्रारंभ हो गया है। बाबा विश्वनाथ के दर्शन पूजन के लिए श्रद्धालु अब जल, थल और नभ तीनों मार्गों से काशी आ सकते हैं। राज्य सरकार प्रदेश में आने वाले सभी पर्यटकों और श्रद्धालुओं को बेहतरीन सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए कृतसंकल्पित है। इस उद्देश्य के साथ प्रदेश सरकार लगातार प्रयास कर रही है। उत्तर प्रदेश आने वाले पर्यटक एवं श्रद्धालु यहाँ अपने प्रवास की सुखद स्मृतियाँ लेकर जाते हैं। गंगा विलास क्रूज सेवा के सफल संचालन के लिए मेरी मंगलमय शुभकामनाएं। केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह ने आज एक उच्च स्तरीय बैठक में जोशीमठ की स्थिति की समीक्षा की। बैठक में केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव, नितिन गडकरी, आर.के. सिंह और गजेंद्र सिंह शेखावत शामिल हुए। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि उत्तराखंड की सरकार जोशीमठ पर समाधान निकालने का प्रयास कर रही है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद इसकी निगरानी भी कर रहे हैं। राज्य सरकार को केंद्र सरकार का पूरा सहयोग मिल रहा है। राजनाथ सिंह ने कहा कि स्थिति की समीक्षा के लिए रक्षा राज्य मंत्री अजय भट्ट को वहां भेजा गया था और अगर आवश्यकता पड़ी तो वे स्वयं वहां जाएंगे। रक्षा मंत्री उत्तर प्रदेश के लखनऊ में एक कार्यक्रम में भाग लेने के बाद पत्रकारों के सवाल में ये उत्तर दे रहे थे। जोशीमठ में जो कुछ भी संकट पैदा हुआ है उसका समाधान निकालने की कोशिश कर रहे हैं और स्वयं इस दृष्टि से हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी चिंता कर रहे हैं और जो भी आवश्यक मार्गदर्शन है वो मार्गदर्शन भी कर रहे हैं और केंद्र सरकार का अधिकतम जो सहयोग दिया जा सकता है वह सहयोग भी केंद्र सरकार दे रही है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा राज्य में किए जा रहे विकास कार्यों की प्रशंसा की। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश के साथ साथ उत्तर प्रदेश भी हर क्षेत्र में प्रगति कर रहा है। श्री योगी आदित्यनाथ जी हर दृष्टि से बहुत ही अच्छा काम कर रहे हैं और जो उन्होंने एक टारगेट निर्धारित किया है कि उत्तर प्रदेश की इकोनॉमी की साइज, अर्थव्यवस्था का आकार अप्रॉक्सीमेटली $1 ट्रिलियन होगा, तो मैं समझता हूं उस लक्ष्य को प्राप्त करने में वो कामयाब होंगे। इसके लिए हमारी शुभकामनाएं भी हैं और हमारे प्रधानमंत्री जी का बराबर मार्गदर्शन भी इस दृष्टि से सभी राज्यों को प्राप्त होता रहता है। दिल्ली सरकार के डायरेक्टरेट ऑफ इंफॉर्मेशन एंड पब्लिसिटी यानी डीआईपी ने आम आदमी पार्टी को एक नोटिस थमाया है जिसमें कहा गया है कि पार्टी अगले 10 दिन में 163 करोड़ 62 लाख रुपए जमा करे। इतनी मोटी रकम के बारे में डीआईपी ने कहा कि इसे पार्टी ने अपने विज्ञापन के तौर पर खर्च किए हैं। रिकवरी नहीं होने पर पार्टी की संपत्ति कुर्क होने की भी उम्मीद है। वसूली नोटिस में राशि पर लगा ब्याज दर भी शामिल किया गया है। इससे पहले दिल्ली के उपराज्यपाल वीके सक्सेना ने मुख्य सचिव को सरकारी विज्ञापनों की आड़ में प्रकाशित राजनीतिक विज्ञापनों के लिए आम आदमी पार्टी से 97 करोड़ रुपए वसूलने के निर्देश दिए थे।
जिसके 1 महीने बाद ये नोटिस मिला है। अब इस मामले में बीजेपी ने आम आदमी पार्टी को एक बार फिर कटघरे में खड़ा किया है। बीजेपी ने कहा कि ये दिल्ली की जनता के पैसे का गलत इस्तेमाल है। एडवर्टीजमेंट करते हो अपनी पार्टी का, आप एडवर्टीजमेंट करते हो अरविंद केजरीवाल साहब का, लेकिन पैसा कौन देता है? पैसा देता है दिल्ली की जनता की गाड़ी कमाई। सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस का खुला उल्लंघन है। आप एडवर्टीजमेंट करते हो अपनी पार्टी का, अपने आप को चमकाने के लिए, लेकिन पैसा जो है वो दिल्ली सरकार दे रही है। जो नोटिस दिया है, मुझे लगता है कि तुरंत से तुरंत आम आदमी पार्टी को ही पैसा दिल्ली की खजाने में जमा कराना चाहिए और देश और दिल्ली से माफी मांगनी चाहिए। कार्मिक लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय ने बुधवार को नारी समागम और स्पर्धा महिला स्पोर्ट्स मीट का आयोजन किया। महिला कर्मचारियों के बीच फिटनेस और खेल भावना को बढ़ाने के उद्देश्य से आयोजित इस कार्यक्रम में खेल सचिव सुजाता चतुर्वेदी और डीओपीटी सचिव एस राधा चौहान भी उपस्थित रहे। देश भर में महिलाओं को खेल के प्रति जागरूक करने और इससे जुड़े रहने के लिए तमाम प्रयास किए जा रहे हैं। इसी कड़ी में अपने महिला कर्मचारियों के बीच फिटनेस और खेल भावना को बढ़ाने के उद्देश्य से कार्मिक लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय ने नारी समागम और स्पर्धा महिला स्पोर्ट्स मीट का आयोजन किया। दिल्ली के विनय मार्ग स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में आयोजित विभिन्न खेल प्रतियोगिताओं में केंद्रीय कर्मचारियों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। इस मौके पर खेल सचिव सुजाता चतुर्वेदी और डीओपीटी सचिव एस राधा चौहान भी उपस्थित रहीं, जिन्होंने प्रतिभागियों का न केवल हौसला बढ़ाया बल्कि इस तरह के प्रयास को फिटनेस के लिए भी अहम बताया। हमारे देश में आज सबसे ज्यादा मेडल्स लड़कियां, महिलाएं जीत रही हैं देश के लिए, तो हमारी जो महिला कर्मियां हैं उनके लिए भी ये एक मौका है कि वो खेलों की तरफ अपना ध्यान दें, अपने आप को फिट रखें। फिट रहने से उनके कामकाज में भी बढ़ोतरी आएगी। ये एक प्रतीक है जिस तरह का एम्पावरमेंट हमारी प्राथमिकता है। महिलाओं का एम्पावरमेंट जो है वो ऑल राउंड होना चाहिए। उनके हेल्थ के प्रति भी उनकी जागरूकता है, वो एक तरह की उनका सशक्तिकरण है। वहीं प्रतियोगिता के समापन समारोह के मौके पर राष्ट्रीय चैंपियनशिप में रजत पदक विजेता महिला पहलवान संगीता फोगाट भी मौजूद रहीं। इस मौके पर उन्होंने खिलाड़ियों के प्रदर्शन की तारीफ करते हुए कहा कि खेल सबके लिए जरूरी है। ये जो इवेंट है बहुत ही मतलब अच्छा है, क्योंकि एक महिलाओं को जो घरेलू महिला है या आप बाहर जाके जो जॉब करती हैं, क्योंकि एक समय ऐसा होता है कि आप कभी ना कभी ऐसे काम करते करते मनोबल डाउन हो जाता है, तो वो खेल खेलते हैं तो उससे एक नई ऊर्जा मिलती है, एक नई पॉजिटिविटी मिलती है। तो मुझे लगता है कि हर महिला को, वो चाहे किसी भी एज की हो, उसको गेम जरूर करना चाहिए। नारी समागम और स्पर्धा महिला स्पोर्ट्स मीट में शामिल महिलाओं में भी खासा उत्साह देखने को मिला। पदक विजेताओं ने जीत की खुशी जाहिर करते हुए कहा कि इस प्रकार के आयोजन रोजमर्रा की जिंदगी में उत्साह भरने का काम करते हैं। यहाँ पे आके इतने सारे विमेंस मीट में इतनी सारी विमेंस आई हुई हैं और संगीता फोगाट जी भी आए हुए हैं, तो इन लोगों को देख के इतना उत्साह हमारा हो गया कि मतलब मैं जीत गई। ओह गॉड, मैंने फर्स्ट टाइम इस मीट में पार्टिसिपेट किया और मुझे यहीं पे आके पता लगा कि मैं गोल्ड मेडल जीत सकती हूँ, और मैं इतनी फिट हूँ, मुझे नहीं पता था। जो भी इवेंट आज ऑर्गेनाइज हुआ है ये बहुत अच्छा है, क्योंकि ये वुमेंस को काफ़ी मोटिवेट करता है। जॉब में आने के बाद भी इतना मोटिवेशन मिलता है, वुमेंस को इतना इंकरेजमेंट मिलता है सब जगह से, तो ये बहुत अच्छी चीज़ है। ये दूसरी बार है जब डीओपीटी ने नारी समागम और स्पर्धा महिला स्पोर्ट्स मीट का आयोजन किया है। इस कार्यक्रम का पहला संस्करण साल 2021 में आयोजित किया गया था। फिटनेस सबके लिए जरूरी है, चाहे वो आम हो या खास, खिलाड़ी हो या आम नागरिक। इन्हीं बातों को ध्यान में रखते हुए डीओपीटी ने नारी समागम और खेल स्पर्धा का आयोजन किया। कैमरामैन महेश के साथ मैं सुशील कुमार, डीडी न्यूज, दिल्ली। हिंदी समाचारों के इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की ताज़ा तरीन खबरों के लिए देखते रहिए डीडी न्यूज। नमस्कार।